वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए विनय जी के साथ आपकी तमाम समस्याओं का यहाँ हम निवारण करते हैं। हमारे पहले कॉलर आ रहे हैं मुंबई से। अमित जी ने फोन किया। अमित, पूछे अपना सवाल। एग्जीबिशन में सर मैं गया था तो एक स्टॉल पे मुझे पता चला कि राजस्थान में शेतकरी होने का दाखिला, यानी कि किसान होने का आप दावा कर सकते हैं जी। हाँ, तो राजस्थान में अगर एग्रीकल्चर होने का मुझे सर्टिफिकेट मिल सकता है और उसके बेसिस पे मैं वो बोल रहे कि हम लोग महाराष्ट्र में आपको एग्रीकल्चर लैंड दे देंगे जी। मेरा ये कहना है कि मैं तो कोई शेतकरी नहीं हूँ, तो ये लीगल है या इलीगल है मुझे पता नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन है जी। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका यहाँ पर विनय जी। क्या ऐसी संभावना है या जो इनको बताया गया एग्जीबिशन में, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो रहा है काफ़ी, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी डेवलपर्स जो हैं वो प्लॉट्स, एग्रीकल्चरल प्लॉट्स बेच रहे हैं। और क्योंकि आप अगर एग्रीकल्चरल ज़मीन खरीदना चाहते हैं महाराष्ट्र में, आपका फार्मर होना ज़रूरी है, तो ये फार्मर स्टेटस राजस्थान में लिया जाता है। लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि आप शेतकरी नहीं हैं, आप फार्मर नहीं हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इधर एग्रीकल्चर लैंड लें। जो आप करने जा रहे हैं वो टेक्निकली इलीगल होगा। तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि इसमें कभी भी स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है आपके अगेंस्ट। आपकी जो ज़मीन है आपके हाथ से जा भी सकती है। तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको ये कदम उठाना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगले कॉलर है हमारे साथ अभिषेक मनु, बंगलुरु से कॉल कर रहे हैं। अभिषेक जी, पूछिए अपना सवाल। in August 2012 of 1184 square feet. जी. So, I mean, it was approved by DMRDA recently, almost after 10 months. So now after the approval, the super builder area has increased to 1236 square feet. तो मतलब क्या ये ठीक, is it legal कि प्री लॉन्च में उन्होंने 1184 पे कहा था और अभी वो 1236 कर दिए, because I'll have to pay almost 3 or 4 lakhs extra for that. तो उन्होंने यहाँ पर अपना जो बिल्टअप है, सुपर बिल्टअप एरिया, वो बदल दिया है। आपसे ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। पहले कुछ और बात की थी और अब अपनी बात से पलट रहे हैं। आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? विनय जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? अभिषेक जी, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो प्री लॉन्च है इसमें कभी आप फ्लैट ना बुक करें तो उसमें सेफ्टी ज़्यादा रहती है। क्योंकि प्री लॉन्च एक ऐसा वक्त है जब आप जो प्लान्स होते हैं वो अप्रूव नहीं होते। तो इस कारण से बिल्डर आपके साथ एग्रीमेंट भी कोई साइन नहीं करता। तो आपने पैसे कुछ दे दिए लेकिन आपके पास कोई प्रॉपर एग्रीमेंट है नहीं, ना वो रजिस्टर हुई है। तो जैसे कि आपके केस में हुआ है, ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं कि आपने 3 बेडरूम बुक किया है तो आपको 2 बेडरूम दिया जा रहा है बाद में, या आपका एरिया बढ़ गया है, किधर आपका एरिया कम हो गया है। तो ये सारी दिक्कतें जो फ्लैट बायर है उसे फेस करनी पड़ती हैं इस कारण से, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब आप फ्लैट खरीदने जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी डिसीजन होती है, तो इसको प्रॉपरली आप करें, एक अप्रूव प्लान्स वगैरह चेक करके करें, तो ये पोजीशन में आप नहीं आएंगे। अब जब आप आ गए हैं ये पोजीशन में, तो ये आप लड़ सकते हैं ज़रूर, अगर आप कुछ प्रूव कर सकते हैं कि आपको फलाने एरिया प्रॉमिस किया गया था और अब जो आपको दिया जा रहा है वो कुछ और है। ये अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो आपका केस अच्छा है। आप कंज्यूमर फोरम को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। चलिए अभिषेक, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये कि ध्यान रखिए कभी भी प्री अप्रूव्ड या प्री लॉन्च में, माफ कीजिए, मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें कुछ भी पुख्ता नहीं होती। जैसा आपके साथ हुआ, कई और भी लोगों के साथ हुआ होगा कि यहाँ पर बताया कुछ गया, बाद में प्लान्स चेंज हो गए क्योंकि पहले कोई प्लान्स थे ही नहीं और बाद में जिस तरह से अप्रूवल्स आए उस तरह से प्लान्स बनते गए। बहरहाल आपके लिए जो रेमेडी यहाँ पर मैंने बता रहे हैं कि आपको थोड़ी सी लड़ाई यहाँ पर लड़नी पड़ेगी। पहले एक बार बिल्डर से बात करके देख लीजिए, नहीं तो फिर आपको कंज्यूमर फोरम और इस तरह से कोर्ट्स में ज़रूर जाना पड़ेगा। लेकिन ज़रूर आप अपने इस हक के लिए आगे बढ़िएगा और हम उम्मीद करते हैं कि कंज्यूमर फोरम, जहां फैसले काफी जल्दी आते हैं, वहां पर आपको आपका न्याय जरूर मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब एक ईमेल हमारे पास आया मुंबई से जोया सिद्दीकी का, और वो पूछना चाहती हैं कि उनकी एक परिचित हैं, आर्थिक रूप से थोड़ी कमजोर हैं और इसीलिए वो मुंबई में ग्राम पंचायत की हद में होने वाले घर में निवेश करना चाहती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इन प्रोजेक्ट्स में बिल्डर ओसी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर निवेश करते वक्त क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? विनय जी, क्या सलाह होगी यहाँ पर? मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई मकान में निवेश करने से पहले तो थोड़े सावधानी से आप चलें, क्योंकि जब आप कहते हैं कि बिल्डर ओसी नहीं देने वाला, मतलब सरासर ये क्लियर हो गया कि ये जो कंस्ट्रक्शन है शायद ये इलीगल है। तो अगर कुछ आपको निवेश करना है तो पहले आप ये सब चेक कर लें कि प्लान्स अप्रूव्ड हैं, ग्राम पंचायत ने अप्रूवल दिया हुआ है,
और वो सब प्रॉपरली चल रहा है तो ही आप अपना पैसा लगाएं, नहीं तो मैं समझता हूँ आपको इस चीज़ से पीछे हटना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सलाह यही होगी कि ऐसी चीज़ों में ना पड़ा जाए तो बेहतर है। अब अगर कोई इसके दूसरे कारण है तो फिर ग्राम पंचायत और जो भी बॉडी है वहाँ पर अप्रूवल प्लान्स देख ले, वहाँ पर जाकर एक बार तहकीकात कर ले, क्योंकि अगर आपके पास ओसी नहीं है तो कानून तौर पे तो वहाँ पर जाना गलत है। लेकिन अगर कोई और प्रावधान किसी और नियम के तहत वहाँ पर कुछ हो रहा है तो एक बार आपको लोकल बॉडी से ज़रूर उसका क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला बना रहेगा। आप भी बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके लीगल सवालों के जवाब। हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं नवी मुंबई से राजेंद्र जैन साहब। राजेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि पिताजी एक्सपायर होने से पहले उनका जो मकान था उसका एक विल लिख के गए थे जी। और विल पे उनके और माताजी के और 2 गांवों के साइन है, बट इट वाज नॉट रजिस्टर्ड। नाउ एज पर द विल इट वाज गिवन टू माय मदर फर्स्ट, मेरे माँ को दिया गया मकान, और उसके बाद माँ के बाद 3 भाई हम थे, तीनों भाइयों में डिवाइड किया गया था। अनफॉर्चुनेटली एक जो भाई हैं उनका 10 साल पहले देहांत हो गया। अच्छा, उनकी जो फैमिली है उनका हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है और 10 सालों में कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज, 2 भाई जो बचे हैं उसमें से एक भाई रखना चाहता है मकान, और इन दिस अरेंजमेंट कैन माय मदर गिव दिस हाउस टू आइदर वन ऑफ द सन और वन ऑफ द जो भाई है उसकी बहू को, टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन। सेकंड है कि क्या जो डिवाइस्ड ब्रदर है उनकी फैमिली कभी फ्यूचर में आके क्लेम कर सकती है, तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए, क्या प्रोसेस किया जाए। और सिस्टर्स भी हैं, उनका कोई क्लेम बनता क्या है एज पर द विल, क्योंकि विल में तो लिखा नहीं है सिस्टर्स के लिए, 3 भाइयों के लिए लिखा है और माँ का लिखा है, तो सिस्टर से कहीं क्लेम कभी बनता है या जी बिल्कुल, बात आपकी यहाँ पर समझ में आ गई राजेंद्र साहब की। आपके पिताजी ने एक विल बनाई है और उसके मुताबिक जो भी तमाम बातें हैं वो हैं, लेकिन यहाँ पर अब किसका हक बनता है और किसका हक नहीं बनता, ये विनय जी से पूछेंगे। विनय जी, इनके लिए क्या सलाह होगी? राजेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पिताजी ने आपके मदर को वो फ्लैट दे दिया है या उन्हें सिर्फ एक राइट दिया है कि जब तक वो जिंदा हैं वो रह सकती है वहाँ, और उसके बाद आप तीनों भाइयों के पास जाएगा? हाँ, वैसे ही आप सेकंड वाला, मतलब जो जब तक जिंदा है उनके पास रहेगा, भेंट स्वरूप दिया है, और उनकी मृत्यु के पश्चात तो तीनों भाइयों के पास रहेगा, तीनों भाइयों का बराबर हिस्सा। नहीं, तो मैं समझता हूँ कि आपकी मदर को तो अब तक ये फ्लैट दिया ही नहीं गया है, उन्हें सिर्फ एक राइट है वहाँ रहने का। अगर ऐसा है तो उनके कोई ट्रांसफर करने का सवाल आता नहीं है। और अगर आप तीनों भाइयों के पास शेयर है तो आपका जो बड़े भाई की फैमिली है उनको ज़रूर हक बनता है, और कभी भी वो आके वो हक मांग भी सकते हैं। तो अगर आपको वो एनफोर्स करना है तो सही बात ये होगी कि आप वो विल की प्रोबेट के लिए जाएं अप्रोप्रिएट टाइम पर, और जो प्रोबेट में कोर्ट को ये बताएं कि भाई ये फैमिली ट्रेसेबल नहीं है, तो फिर कोर्ट उस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेगी कि इसको कैसा करना है, कुछ पब्लिक नोटिस वगैरह दे के फिर डिसीजन कुछ लेनी है कि कैसे ये प्रॉपर्टी डिवाइड की जाए। ये आप यूनिलैटरली नहीं कर पाएंगे, आपको कोर्ट के द्वारा करना पड़ेगा। दूसरी बात रही आपकी सिस्टर्स की, अगर विल में क्लियरली भाइयों को दिया गया है तो सिस्टर्स का कोई हक इसमें बनता नहीं, वो कुछ हक मांग भी नहीं सकते। अब एक ईमेल है जो हमारे पास आया छत्तीसगढ़ से, सुमित्रा गुप्ता ने भेजा है। पूछना चाहती हैं कि वो और उनकी सिस्टर इन लॉ का बंगलुरु में घर है, दोनों का बराबर का हिस्सा है, लेकिन वो उनका हिस्सा उन्हें नहीं दे रही हैं, तो अब वो ऐसे में क्या कर सकती हैं? बहुत ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर हमारे पास नहीं, फिर भी क्या सलाह होगी इनके लिए? सुमित्रा जी, एक चीज़ कर सकते हैं आप, पहले तो उनसे बात करके देख सकते हैं। अगर ये एमिकेबली रिजॉल्व हो सकता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं हो सकता तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और ये प्रॉपर्टी की पार्टीशन का एक सूट फाइल करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर कुछ तो वक्त लगेगा, तो इसीलिए मेरी सलाह ये होगी कि पहले अगर एमिकेबली रिजॉल्व होता है तो बेहतर है, नहीं तो फिर आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। चलिए, तो आपसी बातचीत ज़्यादा बेहतर होती है, एक बार बात करके देख लीजिए, बता दीजिए कि नहीं अगर मामला बनता है तो आपको कोर्ट जाना होगा। हो सकता है शायद इसी बात से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आगे बढ़ेंगे, एक और ईमेल हमारे पास इस वक्त फटाफट ले लेते हैं। मुंबई से चिराग ने भेजा, पूछना चाहते हैं कि उनकी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए जा रही है, उनका एक फ्लैट है और एक गैराज है जिसका
वो मेंटेनेंस भी भरते हैं। क्या रीडेवलपमेंट के बाद ये गैराज का एरिया भी उन्हें मिलेगा और काम खत्म होने तक क्या गैराज का किराया भी मिल सकता है? सवाल अच्छा है। क्या इनके लिए सलाह होगी? जहाँ तक मुझे समझ में आया, ये क्लोज्ड गैराज है जो कि एक लीगल चीज़ है, तो ज़रूर आपको इसके लिए कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए। अगर आप रीडेवलपमेंट में जाती है बिल्डिंग तो आप वैसा ही गैराज डिमांड कर सकते हैं, और अगर आप जैसे आपको इस चीज़ के भाड़े के लिए कॉम्पेंसेशन मिल रही है तो आप गैराज की भी कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं। मैं नहीं समझता हूँ उसमें कोई दिक्कत वाली बात है। बिल्कुल। यहाँ पर विनय जी एक सवाल मेरे मन में छोटा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गैराज का एरिया गैराज के तौर पर ही आगे गिना जाएगा कि नहीं, बस वो एरिया एफएसआई के तौर पर गिना जाएगा, वो उनको उनके फ्लैट के तौर पे भी बढ़ा हुआ मिल सकता है कि नहीं, गैराज की ही जगह मिलेगा? गैराज की ही जगह मिलेगा, क्योंकि वो अलग ही चीज़ है जी। अब काफ़ी समय हम देखते हैं कि जब ये रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग्स जाती हैं तो कोई ना कोई मेंबर ने कोई कॉमन एरिया कैप्चर कर लिया है, जैसे कोई टेरेस कैप्चर कर लिया है, किसी ने कंपाउंड कैप्चर कर लिया है, और फिर वहां दिक्कत आती है क्योंकि वो मेंबर कहता है कि मैं 20 साल से ये जगह यूज कर रहा हूं और मुझे इसकी भी कॉम्पेंसेशन होनी चाहिए। तो वो गलत है, वो नाजायज है। लेकिन इनके केस में तो जरूर ये जायज चीज है, तो उनको कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए। चलिए, तो खुशी की बात है कि आपको आपके गैराज की जगह वापस एक उसी रेशियो प्रोपोर्शन है, जो भी वहां पर हिसाब किताब निकलेगा उस हिसाब से आपको गैराज की जगह गैराज मिलेगा। बहरहाल, प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड को अब यहीं खत्म करेंगे क्योंकि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करनी है। तो सबसे पहले विनय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। और अगर आपके मन में अभी भी और सवाल हैं या कुछ नए सवाल भी हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आप पूछना चाहते हैं, कुछ लीगल प्रॉब्लम है, तो आप हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर अपना पता और फोन नंबर हमेशा की तरह आप जरूर लिखें ताकि हम आपसे दोबारा संपर्क कर पाएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।